वेलकम बैक टू अनदर सेशन फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद श्रीश। और आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं आईसीएमआर के बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिस सेट के बारे में। बिल्कुल पिछली बार की तरह इस बार भी जो सेशन होगा उसमें 50 सवाल होंगे। प्लीज अपना स्कोर लिखिए, अपना स्कोर बताइए। इसमें कुछ आसान सवाल हैं, कुछ टफ सवाल हैं, कुछ बहुत डिफिकल्ट सवाल हैं। हम उसको साथ में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे नई कुछ चीजें, कुछ पुरानी चीजें रिवाइज करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं अपने सेकंड सेशन की तरफ। आज है 3 जनवरी और आपका पेपर है 10 जनवरी का। मुझे उम्मीद है कि इन सेशन से आपको फायदा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप प्राइमरी बफर सिस्टम बता सकते हैं हमारे ब्लड का जो फिजियोलॉजिकल पीएच पे एक्टिव है? कैन यू टेल? चलिए देखिए, बफर सिस्टम्स में जो ब्लड लेवल पे एक्टिव रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो फॉस्फेट बफर हो सकता है, वो बाइकार्बोनेट बफर हो सकता है, वो प्रोटीन बफर या वो अमोनियम बफर। सबसे जो इंपॉर्टेंट बफर होता है वो बाइकार्बोनेट बफर होता है, फॉस्फेट बफर नहीं हो। ठीक है, उसका रीजन ये है कि बाइकार्बोनेट में जो बेसिक आयंस होते हैं वो HCO3- होते हैं एंड CO2 होता है, तो वो आपका एक बैलेंस आउट करने के लिए बफर सिस्टम की तरह काम करता है। ओके, तो फिजियोलॉजिकल पीएच पे बफर्स कौन कौन से काम करते हैं वो आप याद करके जाएंगे। बाइकार्बोनेट का आप समझ के जाएंगे बफर। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड में किस तरह का लिंकेज प्रेजेंट होता है या क्या होता है? ये तो बहुत बेसिक सवाल है, ये तो सबको आना चाहिए। जी हाँ, अमाइड लिंकेज प्रेजेंट होता है इसमें, जिसको हम CONH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं देखता हूँ क्या यहाँ पे मैं नोट्स लिख सकता हूँ। मैं देखता हूँ, तो ये आपका बॉन्ड जो है वो अमाइड लिंकेज का होता है। ठीक है, ये आपका बॉन्ड प्रेजेंट होता है CONH। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। स्ट्रिक्टली कीटोजेनिक एमिनो एसिड कौन से हैं? बहुत बार बता चुका हूं, आपको पता होना चाहिए। इसका होना चाहिए P, लाइसिन। ठीक है, Km फॉर द एंजाइम डिक्रीजेस। देखिए Km डिक्रीज कर रहा है लेकिन Vmax पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा एंजाइम है? Km of the enzyme decreases but Vmax remains changed. इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका मतलब ये होना चाहिए कि एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए बहुत ज्यादा है। देखिए इस चीज को समझिए, कंफ्यूजिंग सवाल है थोड़ा। ठीक है, Km डिक्रीज कर रहा है। Km जब जितना ज्यादा डिक्रीज करेगा, सबस्ट्रेट की एफिनिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। सॉरी फॉर माई पुअर हैंड राइटिंग, अभी मेरे पास वो टूल्स नहीं है। पर Km जितनी ज्यादा डिक्रीज करेगा सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात पे चलते हैं। GLUT4 इज प्राइमरी फाउंड इन। GLUT4 कहाँ प्रेजेंट होता है? मैंने इंपॉर्टेंट टेबल्स में भी बताया था। GLUT4 आपका स्केलेटल एंड एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद द मेजर स्टेप दैट इज रेगुलेटेड इन ग्लाइकोलाइसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय और कैटलाइज्ड बाय। मेजर रेगुलेशन स्टेप जो है, जिसको रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहते हैं, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट, यानी कि फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज 1। आगे चलते हैं। विच कोएंजाइम इज एसेंशियल फॉर ट्रांसएमिनेशन? ट्रांसएमिनेशन के लिए कौन सा कोएंजाइम एसेंशियल होता है? दैट इज द PLP, विटामिन B6। ठीक है, विटामिन B6 ट्रांसएमिनेशन के लिए बड़ा रिक्वायर्ड होता है। इसको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ट्रांसएमिनेशन की रिएक्शन कभी डिटेल में आराम से समझेंगे, अभी टाइम नहीं है। ओके, यूरिया साइकिल सबसे ज्यादा कहाँ अकर होती है?
अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाया जाए तो इसका आंसर ब्रेन तो नहीं हो सकता, इंटेस्टाइन नहीं हो सकता, किडनी हो सकता है, लिवर हो सकता है। तो देखिए यूरिया साइकिल ज्यादातर आपके लिवर में होती है, ठीक है, लिवर में होती है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट उस पे आते हैं। ये आपकी यूरिया साइकिल है, इसका कुछ कंपोनेंट्स है। कुछ देखिए, कुछ पार्ट इसका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कुछ पार्ट इसका साइटोसोल में होता है। याद रखिए, कभी पूछा जा सकता है। क्या मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये पूछा ही जाएगा? नहीं, लेकिन क्या मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूछा जा सकता है? बिल्कुल हाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विच एंजाइम कॉल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस। अरे भाई, ये इतना आसान सवाल कैसे? ये तो बहुत फ्री के नंबर है इस सवाल में। ठीक है, लैक्टेज इसका, लैक्टेज जो एंजाइम होता है जो लैक्टोज शुगर को तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, एग्जैक्टली ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस में वही जो काम करता है, लैक्टेज काम करता है। जब लैक्टेज की डिफिशियंसी हो जाती है तो इंसान को प्रॉब्लम होती है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक ब्लोटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, थोड़ा सा बोल मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। ये विच लाइपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यू टू लिवर? बताइए इसका आंसर क्या है? HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। इसीलिए देखिए, जब आप टीवी में या एड्स में सुनते नहीं है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल खराब है, सेहत के लिए कोलेस्ट्रॉल खराब है, वो लाइट कोलेस्ट्रॉल खराब होता है। हैवी कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह के होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो लाइपोप्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल को टिश्यू से लिवर की तरफ ले जाती है, वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होती है, जो हाई गुड कोलेस्ट्रॉल का पार्ट बनता है। ओके, रोल ऑफ कार्निटीन, इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्निटीन का क्या काम रहता है इन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म? फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म किस किस को याद है? प्लीज याद करिए, उसको पढ़ के जाइए। ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कार्निटीन का काम ट्रांसपोर्ट करने का होता है फैटी एसिड्स को माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद हाइपर यूरिसीमिया में रिजल्ट फ्रॉम द ओवर एक्टिविटी ऑफ, कौन कौन से पाथवे हो सकते हैं? हाइपर यूरिसीमिया का मतलब क्या है? हाइपर यूरिसीमिया का मतलब यह है कि यूरिक एसिड का या उसका ज्यादा फॉर्म होना, ठीक है, यूरिसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया। ठीक है, यूरिक एसिड का ज्यादा ब्लड में बनना या क्या होना, वो डायरेक्टली लिंक करता है आपके इससे, प्यूरिन पाथवे से। ठीक है, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ द प्यूरिन। प्यूरिन्स, प्यूरिन्स कौन कौन से हैं? प्यूरिन्स कौन कौन से हैं? एडनिन और ग्वानिन, ठीक है। देखिए, बेसिक चीजें पूछता हूँ कभी कभार, इसको नेग्लेक्ट मत करिए, क्योंकि कभी कभार हमें पेपर अच्छे से आता होता है पर हम ओवरलुक कर जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस पे गलतियां कर जाते हैं, तो वो गलतियां हमें नहीं करनी है। ठीक है, ओके। तो प्यूरिन सिंथेसिस में जब आपकी एक्टिविटी बढ़ जाती है तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन के किसके लिए एसेंशियल है? ये सबको पता होगा। विटामिन के जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है, तो गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए विटामिन के एसेंशियल है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विच हार्मोन एक्टिवेट्स ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इन मसल? ये बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, विच हार्मोन एक्टिवेट्स ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन? ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन कब होगा? देखिए सोचिए, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि हमें ग्लाइकोजन तोड़ के ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज की जरूरत कब पड़ेगी? जब हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी की जरूरत कब पड़ेगी? जब हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होगी जो थोड़ी सी फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन होगी, राइट? तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, वो हार्मोन एक्टिवेट करता है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को। ग्लाइकोजन जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसमें मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना जान के रखिए, याद रखिए। ओके, विच फैटी एसिड इज एसेंशियल? एसेंशियल के लिए लाइनोलेनिक एसिड सबसे बेसिक एसिड होता है जो एसेंशियल होता है, सी ऑप्शन है। ठीक है, पॉज करके आप खुद भी करेंगे सवाल को। मेरे सवाल के आंसर बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और आप खुद करेंगे। देखिए, ऑनेस्टी आप खुद में मेंटेन रखेंगे तो आपका फायदा होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट विद हीमोलाइटिक एनीमिया improves आफ्टर फोलेट थेरेपी, द likely mechanism is the restoration of। फोलेट कहाँ पे काम आता है?
फोलेट कहाँ पे काम आता है दोस्तों? अगर आपने न्यूक्लियोटाइड पाथवेज पढ़े होंगे, सिंथेसिस पाथवेज, तो आपको ये पता होगा कि फोलेट का काम डीएनए सिंथेसिस में होता है कोफैक्टर्स की तरह, राइट? टेट्राहाइड्रोफोलेट वगैरह याद आ रहा होगा, ठीक है? ओके, तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन नहीं है इसका आंसर, कीटोजेनेसिस नहीं है, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं है, डीएनए सिंथेसिस है जब आप फोलेट थेरेपी देते हैं, ठीक है, हीमोलाइटिक एनीमिया में। ओके, विच एंजाइम जनरेट NADPH इन द PPP फेंटोस फॉस्फेट पाथवे? बहुत ही क्रूशियल एंजाइम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जी हाँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। ओके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डी, G6PD, ठीक है? ये जो एंजाइम है काफी इंपॉर्टेंट है आपका NADPH के जनरेशन में, पीपीपी पाथवे में। इसको भी देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आप इन चीजों को रिवाइज करके जाएं, ठीक है? द ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व शिफ्ट्स राइट व्हेन, ठीक है? ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व शिफ्ट कहाँ होगा? राइट में कब शिफ्ट होगा? इसको थोड़ा सा समझते हैं, समझने वाला सवाल है, क्योंकि इससे आपके गेट में, CSIR में, DBT में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन शिफ्ट्स राइट व्हेन 2,3 BPG इंक्रीजेस। आइए इसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखिए, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा? इधर की तरफ मूव करेगा। एक सेकंड, मैं पॉइंटर को थोड़ा सा ले आता हूं। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा कि कर्व जो है वो इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है? और राइट शिफ्ट में कर्व जो है इधर की तरफ मूव करेगा। यानी लेफ्ट शिफ्ट में कर्व जो है वो और ऐसा हो जाएगा। प्लीज एक्सक्यूज माय ड्राइंग, बहुत खराब ड्राइंग है मेरी। और राइट शिफ्ट में कलर वो जो ग्राफ है वो और सिग्मोइडल हो जाएगा, ठीक है? आप समझिए, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा? हाई एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बाइंडिंग एक्टिविटी उसकी ज्यादा है। लेफ्ट शिफ्ट में ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो रही है, राइट शिफ्ट में ऑक्सीजन रिलीज ज्यादा हो रहा है। इस केस में ऑक्सीजन बाइंडिंग ज्यादा हो रही है, इस केस में ऑक्सीजन रिलीज ज्यादा हो रहा है। तो देखिए, लेफ्ट शिफ्ट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स है? सबसे पहले आपका लोअर टेम्परेचर होगा, पीएच हाई होगी, 2,3 बाइफॉस्फोरेट कम होगा, और CO2 ज्यादा बढ़ेगी। इसको समझिए थोड़ा सा, ठीक है? हमें सिर्फ रटना नहीं है, हमें समझना है क्या है। टेम्परेचर कम है, ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी आपकी किसके लिए ज्यादा है? हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा है, ठीक है? पीएच आपका ज्यादा है, यानी H+ आयंस के कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा कस के बांध के रखेगा। 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट की एक्टिविटी जो है वो कम हो रही है, उसका क्वांटिटी कम हो रहा है, तो वो कस के बांध के रखेगा। और CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन को कस के बांध के रखेगा। राइट शिफ्ट कब होगा? जब आपको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होगा। क्यों? ताकि वेंटिलेशन हो सके, ताकि प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, ठीक है? पीएच एसिडिक जब बढ़ेगा तब हम राइट शिफ्ट की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज करेगा, ठीक है? जब हाई 2,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट होगा तब भी हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगा, और हाई CO2 में भी थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होगा। ये हालांकि ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, हाई CO2 वाला, लेकिन आई थिंक कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, बट हाँ, यह थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है? ओके, ये इंक्रीज एफिनिटी और ये डिक्रीज एफिनिटी। चलिए, इसको मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, मेपल सिरप यूरिन डिसीज इज कॉज्ड बाय द डिफेक्ट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ। बहुत बेसिक सवाल है, मैंने इंपॉर्टेंट टेबल्स में भी पढ़ाया था, जब CSIR के लिए पढ़ा रहा था। इसका आंसर बिल्कुल सही है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, ठीक है? मैं आपको लेजर दिखा देता हूँ। हाँ, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स में मेपल सिरप यूरिन डिसीज है। ओके, विच कंपाउंड लिंक्स ग्लाइकोलाइसिस टू TCA साइकिल? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। लिंकिंग स्टेप क्या है दोस्तों? पायरोवेट आपका बन गया, पायरोवेट से आप नीचे की तरफ जब आप TCA साइकिल में जाओगे या क्रेब्स साइकिल में जाओगे तो आपको क्या चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एसिटाइल CoA आपको चाहिए लिंक करने के लिए ग्लाइकोलाइसिस को TCA साइकिल के। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज एडेड, तो विच पैरामीटर चेंजेस? तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है?
एक मिनट। ओके, चलिए। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 1/v। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/s। ये रिप्रेजेंट कर रहा है km नॉर्मल कंडीशंस में। ये रिप्रेजेंट कर रहा है km इनहिबिटरी कंडीशन में। ठीक है, आई मैंने लगा दिया है। और ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वी मैक्स 1/v मैक्स। ठीक है, तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे सपोज आपकी वैल्यू 5 है, यहाँ आपकी 2.5 है। ठीक है, कैसे हो जाएगा? तो 1/5 कितना हो जाएगा? 0.2। 1/2.5 क्या हो जाएगा? 0.4। आपका km इंक्रीज होगा। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए। 1/km जितना कम होगा km उतना बढ़ेगा। और नेगेटिव लाइन में, नेगेटिव लाइंस में ये होता है ना इंटीजर, कि ये वाली वैल्यू कम होती है, दिस इज लेस। जितना आप इधर चलते जाएंगे ये कम होता जाएगा, और जितना आप इधर चलते जाएंगे बढ़ता जाएगा। नेगेटिव का यही होता है। ठीक है, जीरो के बाद जो ये वाली वैल्यू है, ये ज्यादा नेगेटिव है बशर्ते इसके। ठीक है, इतना ये बेसिक से है। बेसिक्स है, लेकिन बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, हवा में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो km इंक्रीज करता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जब आप ऐड करते हैं। ये बहुत ही पुअर डायग्राम है, मैं इसको बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से समझाऊंगा, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है। ओके, 22वां सवाल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है इसके बारे में बोलेंगे? ओ नो, मेरा फोन गिर गया। मैं अभी फोन उठा रहा हूँ। बताइए। देखिए, ब्रेन जो है एनर्जी डिराइव करता है बेसिकली कीटोन बॉडीज के साथ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। A newborn presents with the hypoglycemia during fasting but normal post-meal glucose. Which enzyme defect is likely present? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। A newborn present with hyperglycemia during the fasting but normal post-meal glucose. Which enzyme defect is likely? इसमें होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि if you want to release free glucose, you need an enzyme that can actually extract phosphate from the glucose 6 phosphate. ठीक है, अब बात सुनो यार मेरी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, तो मैं ग्लूकोज चाहिए। क्या बोल रहा है? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज तुम्हारा कम है। ठीक है, ड्यूरिंग फास्टिंग बट नॉर्मल पोस्ट ग्लूकोज मील, यानी ग्लूकोज के बाद जो है, ग्लूकोज मील के बाद इसका जो वो है वो नॉर्मल है पोस्ट मील। यानी तुम्हारे पास एक ऐसे एंजाइम की कमी है जो इसका इसमें कन्वर्जन ना करवाता हो, तो वो केवल एक ही है, दैट इज डी। ठीक है, ओके। बताइए, जीटीपी कौन रिलीज करता है? यार ये तो सबको पता होगा यार, बी है इसका आंसर। सक्सेनाइल को है, सक्सेनेट में जब चेंज होता है तो जीटीपी रिलीज होती है। पढ़ के आना पड़ेगा भैया, ऐसा नहीं है। ये रिवीजन सीरीज चल रही है, ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इसमें पढ़ के नहीं आओगे तो नहीं बात बनेगी।
ठीक है, अगला सेशन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का होगा, तो पढ़ के आइएगा, रिवीजन करके आइएगा। ओके, थायमिन डिफिशियंसी क्या कॉज करेगी भाई, ये बताओ जरा। थायमिन डिफिशियंसी क्या कॉज करेगी सबसे ज्यादा? जी हाँ, बिल्कुल सही। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज और अल्फा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज सबसे ज्यादा सीवियर होंगे, क्योंकि ये दोनों कार्बोक्सिलेशन और डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस को कराते हैं, मोस्ट प्रेफरेंशियली डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस को कराते हैं। ठीक है, साइनाइड पॉइजनिंग क्या इनिबिट करता है? बच्चे बच्चे को पता है, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, ओके, हम अपने आधे वीडियो पे आ चुके हैं, हमने 25-26 सवाल कर लिए हैं। अब तक ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, तो हीमोग्लोबिन है, जिसमें एक बच्चे का हीमोग्लोबिन HbS का है। कौन सी मैकेनिज्म क्या हो सकता है इसके पीछे, बायोकेमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन? तो भाई ठीक है, इसमें ना वो रिप्लेस होता है ग्लूटामिक एसिड जो है वेलिन से, ये तो सबको पता है। वेलिन रिप्लेसेस ग्लूटामेट, प्रमोटिंग हाइड्रोफोबिक एग्रीगेशन, इसी वजह से वो जो है रिड्यूस सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, एसिडिक एमिनो एसिड्स ग्लूटामेट और जो वो होता है ग्लूटामेट, और कौन सा होता है एसिडिक अमीनो एसिड? एस्पार्टेट, बिल्कुल सही। एस्पार्टेट और ग्लूटामेट जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो दे आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक अमीनो एसिड सॉल्युबल होंगे ज्यादा, सॉल्युबिलिटी इफेक्ट कर रही है। सीधा सा लॉजिक है कि पोलर जो है नॉन पोलर में चेंज हो रहा है, वेलिन का सब्स्टिट्यूशन आ रहा है इन प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, अल्कोहलिक पेशेंट डेवलप्स लैक्टिक एसिडोसिस, रीजन क्या है भाई इसका? सीधी सी बात है, क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्कोहल जो है वो लैक्टेट में चेंज हो रहा है, और क्यों हो रहा है वो? NADH की वजह से लैक्टेट फर्मेंटेशन बन रहा है। ठीक है, अल्कोहल जो है वो लैक्टेट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो एक्सेस शिफ्ट ऑफ NADH शिफ्ट्स पायरुवेट टू लैक्टेट। ठीक है, ओके, और कुछ? चलिए, द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, हर बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, प्लीज याद करके जाइएगा। इसका आंसर होता है HMG-CoA रिडक्टेस। ठीक है, लाइयोज और रिडक्टेस में हमेशा कंफ्यूजन होता है, रिडक्टेस होता है की एंजाइम, याद करके जाइएगा। स्टैटिन्स कोलेस्ट्रॉल के लिए एक इनहिबिटरी का काम करते हैं, कैसे काम करते हैं वो, क्या कौन सा स्टेप वो इफेक्ट करेंगे? अभी पढ़ा के गया मैं इससे पहले ही सवाल में कि रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का, एंजाइम क्या है? CoA रिडक्टेस, HMG-CoA रिडक्टेस, तो बस इसी को इनहिबिट करना है। तो 29 और 30 तो बिल्कुल आसपास वाले सवाल है। ठीक है, मैंने गलती करी, मुझे ये सवाल साथ में नहीं रखने चाहिए थे, बट ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ओके, ओके, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट विल, बताइए क्या होगा? 31 का आंसर बताइए। एलिवेटेड लेवल्स ऑफ फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट क्या करेगा? दे विल एक्चुअली एक्टिवेट PFK, स्टिमुलेट ग्लाइकोलाइसिस एंड इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिए, 2,6 बाइफॉस्फेट जब ज्यादा होता है ना बॉडी में, सेल्स में, तो इसका मतलब सेल एक काफी अच्छी स्टेट में है, एंड इट नीड्स मोर ऑफ द ग्लूकोज टू बी रिमूव। ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस चाहिए, और ग्लाइकोलाइसिस को ग्लूकोज को रिमूव करने का एक तरीका बहुत अच्छा है, उसकी लाइसिस करवा दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? A patient with oxidative stress develops hemolysis after taking sulfur drugs, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्ट लाइकली क्या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से सल्फर ड्रग्स ले रहा है। डिफिशियंसी किस में होनी चाहिए? देखिए, इसमें कुछ लोग इसका आंसर बी भी लगा सकते हैं, पर इसका आंसर बी नहीं है। ठीक है, हीमोलाइसिस का यहाँ पे मतलब है आरबीसी से रिलेटेड। आरबीसी में एक ही पाथवे चलता है, PPP पाथवे, बहुत अच्छा सवाल है।
ऐसे सवाल नहीं लाया हूं मैं, थोड़े सर्च करके सवाल लाया हूं मैं। कुछ कुछ सवाल मैंने इतने इतने अच्छे से फ्रेम किए हैं कि इसमें बड़े बड़े कंफ्यूज हो जाए। समझिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जो डेवलप कर रहा है, जो करवा रहा है हीमोलाइसिस आफ्टर टेकिंग सल्फा ड्रग्स। तो डिफिशियंसी किसकी होगी? आपको लग रहा होगा कि कैटालेज एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो कि है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो डिहाइड्रोजनेज वाला 6 G6PD वाला एंजाइम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से लो NADPH होगा, उसकी वजह से आरबीसी वल्नरेबल हो जाएंगे ऑक्सीडेटिव डैमेज के लिए, और हीमोलाइसिस हो जाएगा। कैटालेज का काम सिर्फ और सिर्फ पेरोक्सिसोम तक सीमित रहता है। और भी जगह होता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, वरना कोई एक्सेप्शन लेके आ जाएगा कि सर आरबीसी वो पेरोक्सिसोम के अलावा भी होता है। बट यहाँ पे बात हीमोलाइसिस यानी आरबीसी के लाइसिस की हो रही है, वो उससे रिलेटेड केवल और केवल एक ही चीज है। ठीक है, ओके। व्हाई डज अमोनिया टॉक्सिसिटी कॉजेज CNS द मोस्ट? ठीक है, क्योंकि ये डिप्लीट करता है आपके अल्फा कीटोग्लूटरेट को, और मैंने आपको अभी बताया कि उसकी वजह से जब आपका अल्फा कीटोग्लूटरेट कम हो जाएगा तो आपके TCA साइकिल में प्रॉब्लम आ जाएगी और ATP कम आपकी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ओके। विच अमीनो एसिड डोनेट सिंगल कार्बन यूनिट्स वाया फोलेट? बहुत बहुत प्यारा सवाल है, बताइए इसके बारे में। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, ए सीरीन। सीरीन जो है वो सिंगल कार्बन यूनिट वाया फोलेट डोनेट कर। ठीक है, जिसको याद नहीं हो वो याद कर ले, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है। ओके, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स अकर इन, बताइए। ठीक है, देखिए, वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स का जो ऑक्सीडेशन होता है वो थोड़ा सा पेरोक्सिसोम रिलेटेड होता है। तो वो पेरोक्सिसोमल डिसऑर्डर्स, या इसको हम जेल-वेगर सिंड्रोम भी कहते हैं। याद करने वाली चीज है, इसे प्लीज याद कर लीजिएगा। जो नॉर्मल चेन्स होती हैं उनका तो ऑक्सीडेशन आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन कुछ चेन्स का जो वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स होती है उनका जो ऑक्सीडेशन होता है वो पेरोक्सिसोम्स में होता है, ये बात याद रखें। ओके, अब आइए 36 क्वेश्चन पे। अगेन बहुत अच्छा सवाल है, बताइए कि इंसुलिन फैट की सिंथेसिस को कैसे प्रमोट करती है, कौन सा एंजाइम एक्टिवेट करती है? जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, शायद आप लोगों ने ना पढ़ा हो कभी। जी हाँ, इसका आंसर सही है, सी एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज। थोड़े से एडवांस टॉपिक्स हैं, ठीक है, लेकिन आ सकता है। ठीक है, बी सेक्शन में आ सकता है, आपका CSIR में भी आ सकता है, और ICMR में तो आ ही सकता है, क्योंकि ICMR में थोड़े थोड़े ऐसे ही सवाल आते हैं। तो इंसुलिन प्रमोट्स फैट सिंथेसिस बाय एक्टिवेटिंग द एंजाइम एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज। ओके, आगे चलते हैं। विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस बट नॉट ग्लाइकोलाइसिस? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल सवाल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बेसिक सवाल है इसका। पेप कार्बोक्सी काइनेस। क्यों? क्योंकि जो आपका पायरोवेट होता है वो पहले आई एम सॉरी, ऑक्जेलो एसीटेट में चेंज होता है, उसके बाद वो वापस से जो है वो, जी हाँ, वो तभी काम आता है। तो पेप कार्बोक्सी काइनेस का यही काम होता है। वो क्या काम करता है? वो करता है पायरोवेट को ऑक्जेलो एसीटेट में चेंज करने का काम। ठीक है, ये एनाप्लोरेटिक रिएक्शंस का भी एक डिवीजन जाता है, वो भी आपको याद होना चाहिए। ओके, ऑर्निथिन ट्राई कार्बामाइलेज की डिफिशियंसी हो गई, अब क्या होगा? अमोनिया कैन नॉट एंटर द यूरिया साइकिल। मैंने स्टार्टिंग में यूरिया साइकिल वाला जो एक डायग्राम दिखाया था आपको, पॉज करके देखिएगा पीछे जाकर, आपको पता चल जाएगा कि जब ऑर्निथिन ट्रांस अमाइलेज की जो वो होती है, ये देखिए, ये हाइपर अमोनिया करा देता है, तो इसकी वजह से अमोनिया एंटर नहीं कर पाता यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल बड़ी इंपॉर्टेंट है, वरना हमारे ब्लड में बहुत अमोनिया और जाएगा, और अमोनिया आप जानते हैं बहुत टॉक्सिक होता है अपने आप में। ठीक है,
ओके, आगे चलते हैं। अ चाइल्ड रिप्रेजेंट्स फोटोसेंसिटिविटी, एब्डोमिनल पेन एंड रेड यूरिन ऑन स्टैंडिंग हैज क्या प्रॉब्लम है? ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, शायद आपको नहीं पता होगा इसका आंसर, क्योंकि ये मेरे लिए भी थोड़ा नया सवाल है। ठीक है, मैंने अपनी टीम से बोला था थोड़े अच्छे सवाल बनाना, तो उन्होंने कुछ अच्छे सवाल बहुत ज्यादा ही बना दिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आपके दिमाग आपके उसके लिए है कि ये एक पोरफायरा क्यूटिना टाडा करके एक डिसीज होती है, जिसकी वजह से बच्चे को फोटोसेंसिटिविटी, एब्डोमिनल पेन और रेड यूरिन होती है ऑन स्टैंडिंग। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आज से पहले किसी ने नहीं पढ़ाई होंगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी ने नहीं पढ़ाई होंगी, क्योंकि मैंने डेप्थ में जाके बनाया है। तो प्लीज इसको मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, प्लीज इस सवाल को आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। व्हेन NAD प्लस रेशियो इंक्रीजेस व्हिच पाथवे इज इनहिबिटेड? बताइए। देखिए, एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, जब NAD का रेशियो जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट होती है। और जब NADPH और NADP का रेशियो इंक्रीज होता है तो इनहिबिट होती है ग्लाइकोलाइसिस। ये याद रखिएगा। ठीक है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक का काम है, वो बाद में आपको कभी डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए याद रखिए कि जब NADH और NAD का रेशियो इंक्रीज हो जाता है तो इनहिबिट होती है आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ओके, ओके, आगे चलते हैं। म्यूटेशन इन द कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स ग्लाइसिन लीड्स टू, क्या होता है इसमें? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हीमोफीलिया हो नहीं सकता, कोलेस्ट्रीमिया का कोई मतलब ही नहीं है, हिमोलाइटिक अमीनिया का कोई मतलब ही नहीं है, सीधा होगा ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा फिनोटाइप। कोलेजन का काम क्या है? बोन्स को स्ट्रांग रखना, वही हट गया, ग्लाइसिन आपका हट गया, पूरा स्ट्रक्चर डिस्टेबलाइज हो गया। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, बोन्स नहीं सही से परफेक्ट हो पाएंगी। अब एलर्ट्स डेलॉन सिंड्रोम भी कहते हैं इसको। तो अब ये हो सकता है कि एग्जामिनर शायद आपसे ये पूछ ले। ठीक है, एलर्ट्स डेलॉन सिंड्रोम, तो उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। विच लेबोरेटरी पैरामीटर राइजेस अर्लीस्ट इन द मायोकार्डियल इन्फॉक्शन? इसका ये भी याद ही करना है आपको, क्रिएटिन काइनेस। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली याद करने हैं, कुछ में आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। अब मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है तो उसमें क्रिएटिन काइनेस का ही रोल होगा। हालांकि मायोग्लोबिन का भी काम आता है। एक मिनट, एक मिनट, ये सवाल मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, क्रिएटिन काइनेज या मायोग्लोबिन। ओके, 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 प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिए। विच लेबोरेटरी पैरामीटर्स राइजेस अर्लीस्ट इन द मायोकार्डियल इन्फॉक्शन? यहाँ पे एक चीज है जो मैं मिस कर गया, अर्लीस्ट। मैं एक बार इसे हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा ये खिचड़ी टाइप की पक गई है, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट, अर्लीस्ट। तो इसलिए इसका आंसर केराटिन काइनेज नहीं होगा, इसका आंसर मायोग्लोबिन ही होगा। ठीक है, ओके, क्योंकि मुझे ये लग रहा था, इनफैक्ट इसका रोल भी है, लेकिन ये अर्लीस्ट साइन नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और यही बचेगा। ओके, चलते हैं। ठीक है, इन स्टारवेशन प्रोटीन ब्रेकडाउन इज मिनिमाइज्ड बाय, प्रोटीन ब्रेकडाउन इज मिनिमाइज्ड बाय, जब स्टारवेशन होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात, इसका आंसर हो जाएगा ये, इंक्रीज कीटोन यूटिलाइजेशन बाय द ब्रेन। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ब्रेन यूज करता है कीटोन बॉडीज को, ये स्पेयर करती है मसल प्रोटीन को बाय रिड्यूसिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो रिड्यूस होगा यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ज्यादा नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा।
Why do patients with type 1 diabetes develop ketosis? ठीक है, कीटोसिस मतलब क्या है? कीटोसिस का मतलब क्या है? कीटोन बॉडीज का ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन कब हो सकता है? जब उसके प्रिकर्सर्स ज्यादा हो। कीटोन बॉडीज के प्रिकर्सर्स क्या होते हैं? एसिटाइल सीओए। ठीक है, इसलिए अनरिस्ट्रेन्ड ग्लाइकोलाइसिस लीड्स टू एक्सेस एसिटाइल सीओए। ठीक है, मैं रब किए देता हूं ताकि आप लोग चीटिंग ना करें। ओके ओके। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड वाया, बताइए। ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है। जी हाँ, इसका आंसर बिल्कुल सही है। जिसने भी दिया है बहुत सही है, वेरी गुड। मैटरनल इनहेरिटेंस, मैटरनल मतलब मदर से आई हुई है, यानी कि मैंने आपको ब्लड ग्रुप में पढ़ाया था ना। जी हाँ, यानी जो डिसीजेस माँ से बच्चे में आती हैं वो मैटरनल होती है, तो रेफ फ्रॉम मदर। ठीक है, मैटरनल इनहेरिटेंस। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है ये आपको अपनी मम्मी से मिलता है। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे, चलते हैं। द मेन रोल ऑफ बायोटिन एज अ कोफैक्टर इज, बताओ भाई, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। बिल्कुल सही। जो बायोटिन का काम होता है वो बेसिकली कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस का ही होता है। ठीक है, ओके। हाई NADPH इज रिक्वायर्ड फॉर, बताओ NADPH का रिक्वायरमेंट क्या है? फैटी एसिड सिंथेसिस में हमें NADPH का रिक्वायरमेंट होता है और डिटॉक्सिफिकेशन में। वेरी गुड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिटॉक्सिफिकेशन एंड फैटी एसिड सिंथेसिस। ठीक है, हाई NADPH। चलो कुछ आखिरी के सवाल रह गए। इनहिबिटिंग प्रोटियोसोम्स क्या करेगा? मिसफोल्डेड प्रोटीन्स आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मैंने उसमें भी बताया था प्रोटियोसोम्स क्या होते हैं। प्रोटियोसोम्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोटीन्स को चॉप करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, तो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जो है आ जाएगा अगर आपका प्रोटियोसोम इनहिबिट हो जाएंगे। ओके, म्यूटेशन डिक्रीजेस, अब देखिए मैंने पहले भी बताया था, डिक्रीज करेगा, प्रेडिक्ट कहाँ शिफ्ट होगा? जब डिक्रीज करेगा तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिसने भी लेफ्ट आंसर लगाया है उसको थोड़ा बहुत वो समझ में आ गया है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये लास्ट सवाल। अ ट्यूमर शोज वार्बर्ग इफेक्ट, दिस मींस प्रेफरेंशियल नहीं, इंक्रीज रिलायंस ऑन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ये ध्यान रखिएगा, वार्बर्ग इफेक्ट में कैंसर सेल्स में पीसीए की जगह, क्रेब साइकिल की जगह ग्लाइकोलाइसिस प्रेफर की जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग। हमारे एग्जाम पास है, आज हमारी 3 तारीख है और 3 तारीख को हमने आज बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेशन देखा है, जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताई है। प्लीज उसको ध्यान रखेंगे, प्लीज 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 उसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई है मैंने। एंड वी विल मीट टुमारो, दैट इज ऑन 4th, सेम टाइम सेम प्लेस, विथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।